4 जुलाई 1947 की रात, हम्म, न्यू मैक्सिको के रॉजवेल का बाहरी इलाका। औधिकारिक तौर पर अमेरिकी सेना ने दुनिया को यही बताया कि रेगिस्तान में सिर्फ एक मौसम का गुब्बारा क्रैश हुआ था। हाँ, जो कि एक बहुत ही जानी मानी कहानी है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो सच में सिर्फ रबर और कुछ तारों का एक मामूली सा गुब्बारा था, हम्म, तो उस क्रैश साइट को रातों रात एक अभेद्य किले में क्यों बदल दिया गया? मतलब दर्जनों हथियारबंद सैनिक वहां खामोशी से उस मलबे की रखवाली क्यों कर रहे थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? हम्म, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक सेना की नर्स की जो व्यक्तिगत डायरी लीक हुई, हम्म, वो कुछ और ही कहानी क्यों बयां करती है? तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में हम जिस स्रोत सामग्री को खंगाल रहे हैं वो है एलियन इंटरव्यू डीलक्स स्टडी लिमिटेड एडिशन का अध्याय 2। हम उन दस्तावेजों का विश्लेषण कर रहे हैं जिन्हें कथित तौर पर दशकों तक, मतलब सबसे ऊंचे सैन्य स्तर पर जनता से छिपा कर रखा गया था। नर्स के वो नोट्स हैं जो रॉजवेल क्रैश स्थल से सीधे जुड़े हुए हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी बात को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है और न ही किसी पर कोई राय थोपना है। सही कहा। हम बस स्रोत सामग्री में मौजूद तथ्यों, दावों और उस पूरी स्थिति को निष्पक्ष रूप से सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये दस्तावेज सिर्फ अंतरिक्ष से आई किसी उड़न तश्तरी के मलबे की कहानी नहीं है। ये उससे कई अधिक गहरा है। अच्छा, किस मायने में? मतलब ये जानकारी को कैसे नियंत्रित किया जाता है, डर को कैसे मैनेज किया जाता है, और जब दो पूरी तरह से अलग सभ्यताएं आमने सामने आती हैं तो संवाद का स्वरूप कैसा होता है, उसका एक बहुत ही विस्तृत अध्ययन है। ये मानव मनोविज्ञान और कठोर सैन्य प्रोटोकॉल के बीच जो सीधा टकराव होता है उसकी एक जटिल केस स्टडी है। तो शुरुआत करते हैं उस रात के घटनाक्रम से जिसने इस पूरे रहस्य को जन्म दिया। स्रोत सामग्री के अनुसार ये 4 जुलाई 1947 की आधी रात थी, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। हाँ, और उस दिन आसमान में आतिशबाजी होना तो आम बात है। बिल्कुल। लेकिन न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान के पास रहने वाले किसानों ने जो बयान दर्ज कराए, वे किसी आतिशबाजी का वर्णन नहीं करते। उनके अनुसार आधी रात को एक जबरदस्त तेज रोशनी हुई। उन्होंने कहा कि आसमान पूरी तरह नीले से सफेद हो गया, जैसे आधी रात को अचानक दिन निकल आया हो। हाँ, वो रोशनी इतनी तेज थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। राइट। लेकिन कहानी में असली मोड़ 2 दिन बाद आता है। मटिल्डा अपनी रिपोर्ट में लिखती हैं कि 6 जुलाई की सुबह बिना किसी पूर्व चेतावनी या स्पष्टीकरण के उन्हें एक सैन्य हेलीकॉप्टर में बिठाया गया और सीधे उस बंजर रेगिस्तान के बीचों बीच ले जाया गया। तो एक नर्स को अचानक वहां ले जाना ये खुद में ही अजीब था। बहुत अजीब। और जब वो वहां उतरी तो नज़ारा किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसा था। मतलब पूरा इलाका कंटीले तारों से घेरा जा चुका था। वहां सैकड़ों सैनिक तैनात थे। लेकिन मटिल्डा ने जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया वो वहां का मलबा नहीं था। तो क्या था? वो था वहां पसरा हुआ सन्नाटा। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। अब ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि अगर वो सिर्फ एक मौसम का गुब्बारा था तो इतने सारे सैनिक पूरी तरह से चुप क्यों थे? मौसम के गुब्बारे के फटने पर इतना भारी सन्नाटा और इतनी बड़ी सैन्य घेराबंदी किसी बहुत बड़े राज को छिपाने की तरफ इशारा करती है। एक ऐसा राज जो सामान्य सैन्य प्रोटोकॉल की सीमाओं को पार कर चुका था। देखिए, इस सन्नाटे के पीछे के मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। सैन्य नजरिए से इसे कंपार्टमेंटलाइजेशन कहा जाता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन? हाँ, ये सेना का एक बहुत ही परखा हुआ तरीका है। इसमें जानकारी को छोटे छोटे बंद डिब्बों में बांट दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जमीनी स्तर पर मौजूद सैनिकों को भी इस बात की पूरी जानकारी नहीं दी जाती कि वो असल में क्या कर रहे हैं या फिर किसकी रखवाली कर रहे हैं। ओह, मतलब उन्हें बस आदेश दे दिया जाता है? बिल्कुल। सूचना के प्रवाह को पूरी तरह से रोक दिया जाता है। जब कोई घटना इतनी बड़ी, अचानक और अप्रत्याशित होती है ना, तो शीर्ष अधिकारी तुरंत एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देते हैं। सैनिकों को सिर्फ आदेश दिया जाता है कि अपनी जगह पर खड़े हैं और किसी से कोई बात न करें। तो ये कोई आम अनुशासन नहीं था? एकदम सही। ये सन्नाटा किसी सामान्य अनुशासन का हिस्सा नहीं था।
बल्कि ये इस बात का सबूत था कि वहां मौजूद लोगों को खुद नहीं पता था कि वे किस चीज का सामना कर रहे हैं। अब ये सन्नाटा उस खौफ, अनिश्चितता और भ्रम की आवाज थी जो पूरे बेस पर हावी हो चुकी थी। वे एक ऐसे रहस्य के पहरेदारी कर रहे थे जो उनके अपने समझने के दायरे से बिल्कुल बाहर था। और ये खौफ तब एक बिल्कुल ही नया रूप ले लेता है जब हम उस खामोश, तनावपूर्ण रेगिस्तान से निकलकर उस फील्ड हॉस्पिटल टेंट के अंदर चलते हैं जहां मटिल्डा को ले जाया गया था। हाँ, वो टेंट वाला हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वो जगह थी जहां विज्ञान, जानी मानी चिकित्सा और इंसानी समझ पूरी तरह से दम तोड़ चुकी थी। मटिल्डा ने अपने नोट्स में लिखा है कि टेंट के अंदर 3 अजीब शरीर थे। उनमें से 2 मृत थे और 1 जीवित था। और उनका जो शारीरिक विवरण उन्होंने दिया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्होंने लिखा है कि वो जीवित प्राणी लगभग 4 फुट लंबा था। उसकी त्वचा का रंग कुछ भूरा और नीला मिला हुआ सा था, जो इंसानी त्वचा के किसी भी रंग से मेल नहीं खाता था। शरीर पर कोई बाल नहीं थे। और सिर का आकार भी सामान्य नहीं था, जिनमें कोई पुतली या सफेद हिस्सा नहीं दिख रहा था। और हाथों की बनावट, हाथों में सिर्फ 3 लंबी उंगलियां थीं। और सबसे अजीब बात ये थी कि उनमें कोई नाखून या पोर यानी नकल्स नहीं थे। यही वो बातें हैं जो ऐसे किसी भी ज्ञात जीव विज्ञान से अलग करती हैं। अब जरा 1947 की एक सैन्य नर्स के नजरिए से देखिए, जिसने अपना पूरा जीवन सिर्फ इंसानी चोटों, गोलियों के घावों और बीमारियों का इलाज करते हुए बिताया है। उसके सामने एक ऐसा प्राणी लेटा है जो सांस तो ले रहा था लेकिन हिल नहीं रहा था। एक डॉक्टर या नर्स के लिए ये कितनी बेबसी की स्थिति रही होगी। मटिल्डा के अनुसार सेना के बेहतरीन डॉक्टर वहां पूरी तरह से बेबस खड़े थे। न तो कोई इंसानी रक्त परीक्षण काम कर रहा था और न ही इंसानी दवाएं उस प्राणी पर कोई असर दिखा रही थी। देखिए, ये टेंट के अंदर का दृश्य इस पूरी घटना का सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और दार्शनिक बिंदु है। वो कैसे? ये उस सीमा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है जहां इंसानी ज्ञान और हमारी पूरी वैज्ञानिक प्रगति एक दीवार से टकरा जाती है। हमारी पूरी चिकित्सा पद्धति, हमारे उपकरण, हमारी दवाएं, ये सब पृथ्वी के जीवों के लिए बनी है। विशेषकर इंसानों के जीव विज्ञान हमारे डीएनए और प्रोटीन संरचनाओं पर आधारित हैं। हाँ, ये तो है। जब डॉक्टर उस प्राणी का इलाज करने की कोशिश कर रहे होंगे तो वो असल में एक ऐसी जैविक प्रणाली को डिकोड करने का प्रयास कर रहे थे जिसका विकास शायद किसी बिल्कुल अलग वातावरण में हुआ हो, अलग गुरुत्वाकर्षण और अलग रासायनिक तत्वों के बीच। जैसे वो बिना पोर वाली उंगलियां और बड़ा सिर। बिल्कुल, ये सब किसी ऐसे विकासवादी चक्र का हिस्सा हो सकते हैं जो पृथ्वी के नियमों से बंधा ही नहीं है। ऐसे में इंसानी उपकरणों का विफल होना तो तय ही था। यहाँ कहानी सच में बहुत रोचक हो जाती है। इंसानी दवाओं के विफल होने की इस पूरी स्थिति को एक एनालॉजी से समझना आसान होगा। बताइए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई आज के एक आधुनिक जटिल स्मार्टफोन को 19वीं सदी के भारी भरकम भाप के इंजन वाले औजारों और हथौड़ों से ठीक करने की कोशिश कर रहा हो। हाँ। हमारी दवाएं, हमारे इंजेक्शंस, हमारे टेस्ट, वे उस प्राणी के शरीर के लिए बने ही नहीं थे। सही कहा, वो काम करना तो दूर, शायद उस प्राणी के लिए खतरनाक भी साबित हो सकते थे। बिल्कुल। लेकिन रुको, कहानी यहीं से एक ऐसा मोड़ लेती है जो किसी भी विज्ञान कथा को पीछे छोड़ दे। क्योंकि जब शारीरिक और वैज्ञानिक संपर्क के सारे साधन टूट गए, जब डॉक्टर हार मान चुके थे, तब मटिल्डा के दस्तावेज बताते हैं कि उनके दिमाग में एक स्पष्ट संदेश गूंजा। एक मानसिक संदेश। हाँ, कोई आवाज नहीं थी, टेंट की हवा में कोई शब्द नहीं बोले गए थे, ये सीधे उनके दिमाग में था। और वो पहला संदेश था, घबराओ मत, मैं चोटिल हूं लेकिन मारा नहीं गया। ये बात गले उतरना थोड़ा मुश्किल लगता है। मतलब हम एक सैन्य कवर अप और क्रैश हुए मलबे की बात कर रहे थे और अचानक हम टेलीपैथी के एक क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। क्या स्रोत सामग्री इस मानसिक संपर्क के तंत्र को किसी तरह समझाती है? ये संदेह बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम संवाद के तंत्र को गहराई से देखें तो भाषा क्या है? भाषा असल में विचारों और इरादों को ध्वनि तरंगों में बदलने का एक तरीका है। सही बात है। जब सारी वैज्ञानिक मशीनें और इंसानी भाषाएं विफल हो गईं, तब एल ने, जैसा कि मटिल्डा ने बाद में उस प्राणी को नाम दिया, उसने संवाद स्थापित करने के लिए एक पूरी तरह से अलग माध्यम चुना। भौतिक बाधाओं के पार जाने की यह क्षमता टेलीपैथी कहलाती है। मतलब बिना शब्दों के सीधा संपर्क? हाँ, जब शारीरिक इंटरफेस काम नहीं करता
तब चेतना सीधा रास्ता खोज लेती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। उस टेंट में और भी लोग थे। वहाँ वरिष्ठ डॉक्टर थे, उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी थे, जिनके पास निर्णय लेने की शक्ति थी। फिर एरिल ने संपर्क स्थापित करने के लिए एक साधारण सैन्य नर्स मटिल्डा को ही क्यों चुना? इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। देखिए, संवाद के लिए हमेशा एक ऐसे माध्यम या रिसीवर की तलाश की जाती है जो ग्रहणशील हो। ग्रहणशील मतलब जो सुनने को तैयार हो। बिल्कुल। उस टेंट के अंदर का माहौल कल्पना करने लायक है। सैन्य अधिकारी और डॉक्टर डर, घबराहट और शायद एक तरह की आक्रामकता से भरे हुए थे। वे उस प्राणी को एक समस्या, एक पहेली या एक खतरे के रूप में देख रहे थे। हाँ, जाहिर है। इसके विपरीत मटिल्डा एक नर्स थी। उनका मूल स्वभाव और प्रशिक्षण देखभाल करने का था। शायद मटिल्डा के मन में उस प्राणी को लेकर डर या आक्रामकता के बजाय सहानुभूति थी। जब कोई शब्द काम नहीं आते, तब इरादे, भावनाएं और मानसिक अवस्थाएं संवाद का जरिया बन जाते हैं। तो मतलब एरिल ने उस सहानुभूति को महसूस कर लिया था। हाँ, मटिल्डा ने उस प्राणी को एक मशीन या संभावित खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक घायल जीव के रूप में देखा, और इस गैर मौखिक मानसिक स्तर पर एल ने उसे पकड़ लिया। ये संपर्क दिखाता है कि चेतना भाषा और भौतिक विज्ञान की सीमाओं को पार कर सकती है, बशर्ते सामने वाला उसे सुनने के लिए तैयार हो। और यहीं से हम एक बहुत ही गहरे और तीखे विरोधाभास की तरफ मुड़ते हैं। जरा इस तस्वीर को दिमाग में लाइए। टेंट के अंदर एक नर्स और एक अज्ञात प्राणी के बीच एक बेहद व्यक्तिगत, भावनात्मक और शांत मानसिक संपर्क हो रहा है। वहां एक तरह की समझ विकसित हो रही है। और टेंट के बाहर बिल्कुल उल्टा हो रहा था। बिल्कुल। टेंट के बाहर पूरी सैन्य मशीनरी एक ठंडी, कठोर और घबराई हुई प्रतिक्रिया देने में लगी थी। दस्तावेजों के अनुसार सेना ने तुरंत एक टॉप सीक्रेट मिशन लागू कर दिया, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्काई नाम दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ही सब कुछ छुपाना था। हाँ, इसका एकमात्र उद्देश्य था इस पूरी घटना को, हर सबूत को पूरी तरह से गुप्त रखना। सेना ने तुरंत जनता के सामने एक झूठी कहानी पेश करने की योजना बनाई। अखबारों में छपवा दिया गया कि जो चीज क्रैश हुई है वो कुछ और नहीं बल्कि एक मौसम का गुब्बारा था। एक क्लासिक कवर अप। और मटिल्डा की रिपोर्ट्स के अनुसार इस घटना के गवाहों को सख्त हिदायत दी गई, यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने की धमकियां तक दी गई ताकि वो हमेशा के लिए चुप रहें। ये सब इतनी तेजी से कैसे और क्यों हुआ? देखिए, इसे अगर हम संस्थागत मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये एक संस्थागत प्रतिक्रिया का सटीक उदाहरण है। जब कोई बड़ी संस्था, खासकर सेना, जिसकी जिम्मेदारी एक पूरे देश की सुरक्षा होती है, किसी ऐसी चीज का सामना करती है जिसे वो समझ नहीं पाती, तो उसका पहला कदम होता है उसे नियंत्रित करना। क्योंकि वो दौर भी तो ऐसा ही था, 1947। बिल्कुल। 1947 का समय द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद का था। शीत युद्ध की शुरुआत हो रही थी। उस समय हर अज्ञात चीज को डिफॉल्ट रूप से एक बड़े खतरे के चश्मे से देखा जाता था। सेना के लिए वो प्राणी एक कूटनीतिक अवसर, ब्रह्मांड को समझने का जरिया या ज्ञान का स्रोत बिल्कुल नहीं था। वो बस एक खतरा था। हाँ, उनके लिए वो एक संभावित सैन्य जोखिम था। अगर उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता था तो उसे तुरंत दुनिया की नजरों से छिपा देना ही सबसे सुरक्षित विकल्प माना गया। मटिल्डा ने अपने नोट्स में जो सबसे बड़ी निराशा और शिकायत दर्ज की है वो यही है। उन्होंने लिखा है कि सेना उन एलियन प्राणियों को ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे वे कोई सैन्य उपकरण हो, जैसे वे दुश्मन देश का कोई बहुत ही उन्नत हथियार हो जिसे किसी भी कीमत पर रिवर्स इंजीनियर किया जाना हो। वो उनकी तकनीक समझना चाहते थे। हाँ, सेना जानना चाहती थी कि उनके हथियार कैसे काम करते हैं, उनकी उड़ान तकनीक क्या है। और ये स्वाभाविक है क्योंकि एक सेना का निर्माण ही रक्षा और युद्ध के लिए होता है। वे उसी भाषा में सोचते हैं। लेकिन इसके विपरीत मटिल्डा का नजरिया देखिए। उन्होंने उस पूरे सैन्य शिविर में, उस भारी खौफ के बीच एर्ल में एक इंसानियत देखी। बिल्कुल। उन्होंने बाकी सबकी नजरों से बचाकर, छुपा छुपा कर उस प्राणी की देखभाल की। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने एर्ल के साथ हुई अपनी उन लंबी मानसिक बातचीतों को रिकॉर्ड किया जो किसी हथियार या तकनीक के बारे में नहीं थी। वो बातें बहुत ही गहरी थीं। हाँ, स्रोत सामग्री बताती है कि उन दोनों के बीच ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना, धर्म, मानव इतिहास और यहाँ तक कि मृत्यु के बाद की जिंदगी जैसे अत्यंत गूढ़ और दार्शनिक विषयों पर बातचीत हुई। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है?
जब हम इन दो बिल्कुल अलग-अलग प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, एक तरफ सेना की आक्रामकता, उनका खौफ और चीज़ों को हथियार मानने की जिद, और दूसरी तरफ एक नर्स की करुणा और जानने की इच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। क्या इंसानियत का सबसे बड़ा डर हमेशा अज्ञात चीज़ों को एक खतरे के रूप में देखने पर मजबूर कर देता है? जबकि मटिल्डा अकेली थी जिसने उसी अज्ञात में, उसी डर के बीच ज्ञान का एक बिल्कुल नया स्रोत देखा। ये विरोधाभास हमें हमारे अपने समाज के बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये पूरी घटना संस्थागत डर और व्यक्तिगत सहानुभूति के बीच का एक बहुत ही स्पष्ट और ऐतिहासिक टकराव है। सही बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि संकट के समय जब इंसान के सामने कुछ ऐसा आता है जो उसकी समझ से बिल्कुल परे हो, तो उसका असली स्वभाव कैसे बाहर आता है। सेना, जो कि एक संस्था है, उसने अपना बचाव किया और आक्रामक रवैया अपनाया, और मटिल्डा ने इसके उलट किया। बिल्कुल। एक व्यक्ति जो चिकित्सा और सेवा के पेशे से जुड़ी थी, उसने देखभाल, सहानुभूति और समझने का रास्ता चुना। ये दस्तावेज सिर्फ एक एलियन से मुलाकात की डायरी नहीं है, ये इस बात का भी एक कड़वा दर्पण है कि हम इंसान अज्ञात का सामना कैसे करते हैं। हम कैसे अपनी ही असुरक्षाओं को दूसरों पर थोप देते हैं। हाँ, एकदम सही। और ये दर्पण तब और भी साफ और दिलचस्प हो जाता है जब हम इन दस्तावेजों को आज के समय में एक आधुनिक पाठक के नजरिए से पढ़ते हैं। इस गहन चर्चा के अंतिम हिस्से में हमें उस संस्करण पर बात करनी चाहिए जिससे ये सारी जानकारी ली गई है। आप डीलक्स स्टडी एडिशन की बात कर रही हैं? हाँ, लॉरेंस आर स्पेंसर द्वारा तैयार किया गया डीलक्स स्टडी एडिशन। इस संस्करण ने मूल नोट्स को एक अलग ही स्तर पर ला खड़ा किया है। ये एक बहुत जरूरी पहलू है क्योंकि ये बताता है कि इस सामग्री को सिर्फ एक साइंस फिक्शन कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक गंभीर अध्ययन और शोध के विषय के रूप में कैसे प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल। इस अध्याय 2 में डीलक्स स्टडी एडिशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सिर्फ दावों को हवा में नहीं उछाला गया है। स्पेंसर ने उन सभी विशिष्ट सैनिक रिपोर्ट्स के नंबर और तारीखें शामिल की हैं जिनका मटिल्डा ने अपनी मूल रिपोर्ट्स में संदर्भ दिया था। उदाहरण के तौर पर, जैसे किताब में स्पष्ट रूप से AAF फॉर्म 1012 और रॉसवेल इंटेरोगेशन लॉग नंबर 4 जैसे दस्तावेजों का जिक्र है। अब यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सिर्फ एक बहुत ही चतुर साहित्यिक उपकरण है? क्या लेखक ने एक काल्पनिक कहानी को असली दिखाने के लिए इन फॉर्म नंबरों का इस्तेमाल किया है, या फिर ये वाकई में एक ऐतिहासिक सत्य है? क्योंकि अगर इसे एक एनालॉजी से समझें तो ये दस्तावेज पढ़ना एक ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन या किसी जटिल जासूसी प्रक्रिया का हिस्सा बनने जैसा अनुभव देता है। ये ऐसा है जैसे किसी ने सबूतों के सारे टुकड़े मेज पर बिखेर दिए हों और कह रहा हो, ये रहे सैन्य नंबर, ये रही तारीखें, ये रही शब्दावली, अब कोई भी खुद जाकर इन तथ्यों की जांच कर सकता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज के सूचना के युग में जहां किसी भी दावे पर तुरंत विश्वास करना मुश्किल है और हर जानकारी संदिग्ध लगती है, विशिष्ट फॉर्म नंबर, फुटनोट्स और 1947 की सटीक सैन्य शब्दावली का ये उपयोग इस पूरी कहानी में वास्तविकता की एक ऐसी परत जोड़ देता है जो सिर्फ अंधविश्वास या मनगढ़ंत कहानियों पर आधारित नहीं लगती। बिल्कुल, वो फुटनोट्स बहुत काम के हैं। हाँ, फुटनोट्स यह जांचने में मदद करते हैं कि क्या ये फॉर्म वास्तव में उस समय के अमेरिकी सेना के प्रारूप से मेल खाते हैं। यह पढ़ने वाले को खुद रिसर्च करने, आर्काइव्स खंगालने का मौका देता है। एक तरह से हमें खुद सोचने पे मजबूर करता है। सही कहा। यह हमें सिखाता है कि किसी भी जानकारी को आंख मूंद कर स्वीकार या खारिज करने के बजाय उसके ऐतिहासिक और दस्तावेजी प्रमाणों को खोजना चाहिए। चाहे वो एक शानदार फिक्शन हो या एक चौंकाने वाला सच, इसे प्रस्तुत करने का तरीका पाठकों को एक निष्क्रिय श्रोता से एक सक्रिय शोधकर्ता में बदल देता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो हमने देखा कि कैसे 4 जुलाई 1947 की रात को एक तेज रोशनी से शुरू हुआ ये रहस्य एक खामोश और डरे हुए सैन्य शिविर में बदल गया। फिर हमने उस टेंट के अंदर के अजीबोगरीब माहौल को महसूस किया जहां हमारी आधुनिक दवाएं और विज्ञान विफल हो गए और एक टेलीपैथिक संपर्क स्थापित हुआ जो भाषा की सीमाओं से परे था। और अंततः हमने देखा कि कैसे इस पूरी ऐतिहासिक घटना को एक बहुत बड़े सैन्य कवर अप यानी ऑपरेशन ब्लू स्काई के तहत दुनिया की नजरों से हमेशा के लिए छिपाने की कोशिश की गई। ये सामग्री बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे अलग अलग दृष्टिकोण किसी एक ही घटना के मायने पूरी तरह से बदल सकते हैं।
सेना के लिए जो चीज़ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक संभावित खतरा, खौफ का कारण और कवर अप का विषय थी, ठीक वही चीज़ एक नर्स के लिए ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने, जीवन को एक नए नजरिए से देखने और व्यक्तिगत सहानुभूति का एक अद्वितीय अवसर बन गई। और ये दस्तावेज, चाहे कोई उन पर विश्वास करे या ना करे, हमें हमारे अपने इतिहास, हमारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली और अज्ञात के प्रति हमारी अपनी प्रतिक्रियाओं पर गहरे सवाल उठाने के लिए पर्याप्त सामग्री देते हैं। बिल्कुल। जैसे जैसे हम इस गहन विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, स्रोत सामग्री के अनुसार अगले अध्याय में मटिल्डा उस प्राणी से अपना पहला सीधा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछने वाली हैं, तुम कौन हो? ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हाँ, लेकिन इस पूरी घटना और टेंट के अंदर के उस अजीब माहौल को देखते हुए ये एक बहुत ही गहरा विचार जहन में छोड़ जाता है। जब मटिल्डा ने उस प्राणी से पूछा कि तुम कौन हो, तो शायद वो जवाब सिर्फ उस एलियन की पहचान, उसके ग्रह या उसके नाम तक सीमित नहीं होने वाला था। जरा सोचिए, अगर वे प्राणी, जैसा कि ये दस्तावेज दावा करते हैं, हमारे मानव इतिहास, हमारे धर्मों और यहाँ तक कि मृत्यु के बाद के जीवन को भी इतनी गहराई से समझते थे, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या वे सच में बस एक दुर्घटना का शिकार होकर पृथ्वी पर क्रैश हो गए थे, या शायद वे यहाँ एक खास मकसद से इंसानों का अध्ययन करने आए थे? एक बहुत ही गहरा सवाल है। ये पूरी कहानी हमें वापस उस विचार पर ले जाती है कि हम हमेशा ब्रह्मांड को अपनी समझ, अपनी भाषा और अपने उपकरणों से मापने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि हम किसी और की जांच कर रहे हैं। लेकिन टेंट के अंदर जो कुछ भी हुआ, इंसानी विज्ञान का विफल होना, सेना का डर और एक नर्स की सहानुभूति, उसे देखकर ये सवाल हमेशा के लिए जहन में रह जाता है कि उस रात उस खामोश टेंट के अंदर असली परीक्षण किसका हो रहा था? क्या उस अजीब से दिखने वाले प्राणी का परीक्षण किया जा रहा था, या फिर खुद हमारी अपनी इंसानियत का?